नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शख्सियत को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें भारत का रियल लाइफ चाणक्य कहा जाता है। एक ऐसी लाइफ स्टोरी जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे पावरफुल सिक्योरिटी ऑफिशियल अजीत डोवाल की। अंडरकवर ऑपरेशंस की अंधेरी गलियों से लेकर नेशनल डिप्लोमेसी के टॉप तक का उनका सफर आखिर कैसा रहा। चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं क्योंकि ये सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। जरा सोचिए, आपके घर के ड्राइंग रूम में वो खूंखार मिलिटेंट बैठे हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पूरी सरकार परेशान है, और आपकी पत्नी उनके लिए खाना बना रही हैं, वो भी इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो लोग आखिर हैं कौन। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि अजीत डोवाल के अंडरकवर करियर का एक बिल्कुल सच्चा किस्सा है। ये दिखाता है कि उन्होंने दशकों तक कितने खतरे और निडरता के बीच काम किया है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है द मेकिंग ऑफ अ स्पाई मास्टर। आखिर एक इतना बड़ा जासूस बनता कैसे है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, 1945 में एक आर्मी फैमिली में जन्म लेने वाले डोवाल ने 1968 में सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया। इतनी कम उम्र में ये सक्सेस सच में एक्सेप्शनल थी। फिर 1971 में उन्हें केरला में एएसपी की पोस्टिंग मिली, और फिर देखिए उनकी स्पीड। महज एक साल के अंदर 1972 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का हिस्सा बन गए। एक इतने यंग ऑफिसर का इतनी तेजी से सेंट्रल इंटेलिजेंस तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें इतनी जल्दी आईबी में क्यों बुला लिया गया, राइट? दरअसल 1971 में केरला के थलासरी में बहुत भयानक दंगे भड़के हुए थे। हालात ऐसी थी कि पुलिस तक वहां जाने से डर रही थी। तब डोवाल को वहां भेजा गया, और उन्होंने वहां लाठी डंडों का इस्तेमाल करने के बजाय अपना दिमाग लगाया। उन्होंने क्लियर 4 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले ग्राउंड लेवल से स्ट्रेटेजिक इंटेल जुटाई, फिर दोनों गुटों के लीडर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे डायरेक्टली नेगोशिएट किया, और आखिर में लूट का सारा सामान वापस करवाया। बिना किसी वायलेंस के सिर्फ एक हफ्ते में दंगे पूरी तरह शांत हो गए। उनकी इस अप्रोच ने सीधे दिल्ली में बैठे टॉप लीडर्स का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, इन्फिल्ट्रेटिंग एनिमी लाइंस, यानी दुश्मनों के ठीक बीचों बीच। आईबी में आते ही डोवल ने जो रूप बदले वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। उनके इन अंडरकवर ऑपरेशंस की सबसे खास बात इनकी वैरायटी है। जैसे मिजोरम में वो मीजो नेशनल फ्रंट के रेबल कमांडर्स के लिटरली ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए थे। सिक्किम में जब वहां के राजा और पब्लिक के बीच टेंशन थी, तब उन्होंने पर्दे के पीछे से लोकल नेता काजी का सपोर्ट किया, जिससे आगे चलकर सिक्किम का भारत में विलय हुआ। और सबसे खतरनाक, पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो कहूता लैब के बाहर कभी एक भिखारी तो कभी एम्बेसी वर्कर के भेष में घूमते थे। ये सच में इनक्रेडिबल है कि वो अपने रोल में कितना डेप्थ तक जाते थे। और उनके इन ऑपरेशंस का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था, ये मिजोरम के रिबेल लीडर लालदेंगा के एक स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था कि डोवाल ने मेरे 6 कमांडर्स मुझसे छीन लिए, और मेरे पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। डोवाल ने उनके बीच बैठकर उनका ट्रस्ट जीतकर 7 में से 6 कमांडर्स को प्रैक्टिकली न्यूट्रलाइज कर दिया था। इस शानदार काम के लिए उन्हें सिर्फ 7 साल की सर्विस में ही प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिल गया, जो नॉर्मली 14 साल की लगातार सर्विस के बाद मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, हाई स्टेक्स हॉस्टेज नेगोशिएशंस, जिसमें बात होगी 80 और 90 के दशक की। ये वो वक्त था जब उनकी स्किल्स का टेस्ट लाइफ और डेथ सिचुएशंस में हो रहा था। 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर को ही ले लीजिए। गोल्डन टेम्पल के अंदर आतंकवादी छिपे थे, और सरकार कोई डायरेक्ट अटैक करके माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तो डोवाल ने क्या किया? वो एक रिक्शा वाले के भेष में मंदिर के आसपास घूमे, और उसके बाद एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बनकर सीधे मंदिर के अंदर चले गए। उन्होंने आतंकवादियों को यकीन दिला दिया कि वो उनकी मदद करने आए हैं। अंदर से उन्होंने सारी पोजीशंस का पता लगाया, बाहर पुलिस की जगह चुपचाप एनएसजी कमांडोज तैनात करवाए, और अंदर की बिजली, पानी और खाना सब कटवा दिया। रिजल्ट, गर्मी और घबराहट से टूटकर आतंकवादियों ने बिना किसी खून खराबे के सरेंडर कर दिया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला रिस्क था। उसके बाद आता है 1999 का IC-814 फ्लाइट हाईजैक। ये फ्लाइट अमृतसर से लाहौर, वहां से दुबई और फाइनली कंदाहार लैंड हुई। पूरा देश सदमे में था, और सरकार पर मीडिया और फैमिलीज का जबरदस्त प्रेशर था। हाईजैकर्स की डिमांड थी 36 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत सरकार ने डोभाल को चीफ नेगोशिएटर बनाकर कंदाहार भेजा। इस बेहद केओटिक सिचुएशन में डोभाल ने अपना दिमाग शांत रखा और आतंकवादियों को 36 के बजाय सिर्फ 3 मिलिटेंट्स की रिहाई पर मना लिया। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका जरूर था, लेकिन उन्होंने फ्लाइट के उन सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली थी। अब बारी आती है चौथे फेज की, पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल मूव्स। क्योंकि 2005 में उनका रिटायरमेंट तो हो गया था,
लेकिन क्या ऐसे मास्टरमाइंड कभी सच में रिटायर होते हैं? बिल्कुल नहीं। और ये बिल्कुल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका नेटवर्क और इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग था। 2004 में जब सरकार बदली तो उनका आईबी चीफ का टेन्योर कंट्रोवर्शियली घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया गया था। फिर 2005 में उन्होंने छोटा राजन के शूटर्स की मदद से दाऊद इब्राहिम को दुबई में एलिमिनेट करने का एक सीक्रेट प्लॉट मास्टरमाइंड किया। हालांकि मुंबई पुलिस की एक रेड की वजह से ये प्लान फेल हो गया, पर इसके बाद उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया थिंक टैंक्स की तरफ। 2009 में उन्होंने विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF बनाया। और जरा सोचिए, 2011 में इसी VIF की एक रिपोर्ट ने देश भर में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के उस एंटी करप्शन मूवमेंट को स्पार्क किया जिसने पूरी इंडियन पॉलिटिक्स का लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया। अब हम आते हैं प्रेजेंट डे की तरफ और हमारे आखिरी सेक्शन पर, दी NSA एरा एंड कंट्रोवर्सीज। 2014 में पावर शिफ्ट के साथ डोवल एक बार फिर सिस्टम के सेंटर में आ गए और इस बार एज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यहां उन्होंने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक मैसिव स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लाया। 2014 से पहले हमारी स्ट्रैटेजी प्राइमरीली डिफेंसिव हुआ करती थी, मतलब हमले सहो और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन डोवल ने इस स्ट्रैटेजी को डिफेंसिव ऑफेंसिव में बदल दिया। इसका सीधा सा मतलब है एक्सटर्नल थ्रेट्स को उनके सोर्स पर ही प्रीएम्प्टिवली न्यूट्रलाइज कर दो। म्यांमार हो, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब इसी नई अग्रेसिव और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का नतीजा है। लेकिन देखिए, जहां इतनी पावर और इन्फ्लुएंस हो वहां कंट्रोवर्सीज का होना बहुत आम बात है। ऑपोजिशन ने उन पर और उनके परिवार पर कई पॉलिटिकल और फाइनेंशियल आरोप लगाए, जैसे उनके बेटे की फर्म टॉर्च इन्वेस्टमेंट में एक पाकिस्तानी को-फाउंडर होने को लेकर देश की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल उठाए गए। उनके थिंक टैंक VIF को फॉरेन डिफेंस कंपनीज से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उठी। और तो और डीमोनेटाइजेशन के ठीक बाद केमन आइलैंड्स में GNY एशिया फंड सेटअप करने पर भी आरोप लगे। हालांकि इन आरोपों के बाद जब डोवल के बेटे ने डिफेमेशन का केस किया तो कांग्रेस लीडर जयराम रमेश को फॉर्मली कोर्ट में रिटन माफी मांगनी पड़ी। तो अगर फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो डिस्प्यूट्स और एलिगेशंस जरूर आए हैं, पर डोवल के स्ट्रैटेजी और काम पर इनका कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ा। तो एक आखिरी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर रैप अप करते हैं। एक अंडरकवर जासूस जो दुश्मन के ठीक बीच में बैठकर उनका गेम पलट देता था, वहां से लेकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बनने तक जिसने देश की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डायरेक्शन को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। अजीत डोभाल की ये इनक्रेडिबल लेगेसी आखिर हमें नेशनल पावर के बारे में क्या बताती है? ये सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि पावर का असली खेल कई बार पर्दे के पीछे से ही खेला जाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए।